हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग एक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए टॉपिक है। और जो प्रेजेंट का भी सिचुएशन चल रहा है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का रोल जो है, ये आपका जो 65th का मेंस होने वाला है जो अक्टूबर में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रीलिम्स के लिए तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है वो तो है ही। तो इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में ही। इलेक्शन कमीशन के सबसे पहले हम लोग इसको स्टेटस जाने। स्टेटस यानी स्थिति की बात करें हम लोग कि स्थिति अभी है क्या। तो फिलहाल अभी जो है ये एक ऑटोनोमस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्वायत्त। ऑटोनोमस का मतलब होगा, स्वायत्त का मतलब हो गया कि किसी भी दूसरे चीज़ों का, यानी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है। बिल्कुल पूरी तरह से स्वायत्त है, पूरी तरह से स्वतंत्र है अपना डिसीजन लेने में, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि ये प्रॉपर संविधान में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसके लिए प्रोविज़न डाला गया है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो फिलहाल इलेक्शन कमीशन का जो स्थिति है वो है ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका काम मुख्य रूप से है संघ और राज्य का चुनाव का जो प्रक्रिया है वो करवाना है, कंप्लीट करवाना है। इसका चुनाव करवाने का जो है, जो जिसका इसका चुनाव करवाता है, अगर हम लोग उसकी देखें तो हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा। हम लोग इसको देख लेते हैं। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, जो अभी हमारा एमएलए का चुनाव होने वाला है, जो बिहार में होने वाला है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी करवाएगा। प्रेसिडेंट का चुनाव करवाता है और साथ साथ वीसी का, प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव करवाता है, वीपी। तो देखा जाए तो ये 5 चुनाव करवाता है: लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी हमारा विधानमंडल हो गया, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये सब का चुनाव जो है मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। और जो लोकल लेवल का चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग का जो स्थापना है वो जस्ट हमारा जो जिस दिन हमारा देश पूरी तरह से रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था, उसके एक दिन पहले यानी 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो है 324 से लेकर 329 तक। ये हमारा संविधान में ये आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक। ये हमारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अनुच्छेद। तो अगर आप मेंस देते हैं तो इसमें आपको ध्यान में रखना होगा, ये सब का आप अगर मेंशन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो प्रीलिम्स में है जिसके आर्टिकल्स जो है 324 किसके लिए है ये पूछा जा सकता है। और इंटरव्यू में है कि आपको जो है वर्बली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है। हम लोग 324 से लेकर 329 तक का जो आर्टिकल है उसका मुख्य रूप से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 324 में क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन को निर्देश देता है और डायरेक्ट देता है, मतलब निर्देश और नियंत्रण करता है। ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 जो है उसमें ये प्रोविज़न हमारा मेंशन किया गया है। अब हम लोग बात करें तो आर्टिकल 325, ठीक है। तो आर्टिकल 325 में क्या है, इसमें है कि किसी भी जाति, लिंग या धर्म के आधार पे किसी भी मतदाता के साथ भेदभाव नहीं करना है, मतलब इक्वल राइट टू वोट टू एवरीवन। सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया है वोट देने का। सेक्स के आधार पे, रेस, कास्ट, रिलीजन, इसके आधार पे हम लोग उसको वोट देने से या फिर किसी को हम लोग अयोग्य जो है नहीं घोषित कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 325 बताता है। दूसरा आर्टिकल है 326 बताता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार ये लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों के लिए होता है, विधानमंडल के लिए। ये दोनों के लिए जो है आर्टिकल 326 यानी जिसमें कि हम लोग अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम लोग कहते हैं वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा आर्टिकल 326 है। ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आपको दिया गया। तो ये हमारा 326 हो गया। अब अगला आता है 327 देखें
तो ये चुनाव के लिए कानून बनाने के, जैसे चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चाहे चुनाव के लिए हम लोग कुछ कुछ नया चीज़ें हम लोग कुछ डालते हैं, संशोधन करते हैं, तो उसके लिए संसद यानी पार्लियामेंट का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी पार्लियामेंट जो है चुनाव के लिए कानून बना सकता है। ये हमारा आर्टिकल 327 में लिखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं वो है 328। 328 में क्या है, राज्य विधानमंडल अपने चुनाव के लिए भी वो कानून बनाने की उसमें शक्ति निहित है। तो आर्टिकल 328 में है 328 में कि राज्य विधानमंडल भी अपने चुनाव के लिए कुछ कानून उसमें बना सकता है। अब आता है आर्टिकल 329 329। तो 329 जो है अनुच्छेद वो है कि चुनाव में अदालत द्वारा जो है हस्तक्षेप उसको रोका गया है, कि चुनाव में अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाए। खासकर जब चुनाव आयोग जब चुनाव करवाती है तो उस समय किसी भी चीज़ को, किसी भी अदालत के डिसीजन को वो नहीं मानती है। जब चुनाव हो जाता है, चुनाव जो संपन्न हो जाता है, जब विजेता घोषित हो जाता है, उसके बाद में ये सारा प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो आर्टिकल 329 जो है वो चुनाव में अदालत द्वारा हस्तक्षेप के लिए बार करता है, बैन करता है। अब हम लोग बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सेंटर के लिए है, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो बिहार के लिए भी है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसका काम होता है जो स्टेट लेवल का जो चुनाव होता है, स्पेशली जो है इसका जो क्या कहते हैं पंचायत लेवल का जो चुनाव होता है, जो 3 टियर में चुनाव होता है, उसको लेकर ये इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्टिव होता है। तो इसमें हम लोग देखें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और बिहार में इसका देखा जाए तो स्थापना हुआ था 1993 में। ये तब हुआ था जब संविधान का 23rd और 24th जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम आया था। आप लोग अब जानते होंगे 73वां संविधान संशोधन किसके लिए था और 74वां संविधान संशोधन किसके लिए था। 73वां संविधान संशोधन जो था वो था पंचायती राज व्यवस्था, जिसके थ्रू लाया गया था, और 74वां जो संविधान संशोधन इसके द्वारा नगर पालिका अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो नगर पालिका, तो ये दोनों जो है 73rd और 74th ये दोनों अमेंडमेंट आप ध्यान में रखिएगा। ये अमेंडमेंट हुआ था 1992 में आया था ये अमेंडमेंट, ठीक है, 1992 में। और इसके बाद में बिहार पंचायती राज एक्ट जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बिहार पंचायती राज अधिनियम, ये आया था 1993 में। इसको अधिनियम बन गया था 1993 में, ठीक है, और इसको फिर लागू हुआ था 30 मार्च 1994 से। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल यहाँ पे 23rd और 24th जब अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से इसका रोल बढ़ गया, क्योंकि ये जो है लोकल लेवल का चुनाव करवाने में ये एक्टिव हो गया। बिहार पंचायत इलेक्शन रूल 1995 में आया, 1995 में आया बिहार पंचायत इलेक्शन का रूल आया। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 324 जो है वो है सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए है। इसी के लिए अगर हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 243। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 243 आर्टिकल जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में है। तो इसको आप ध्यान में इस तरह से देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो है वो है 324 और स्टेट का है वो है 243। तो बस सेम डिजिट है, बस हेर फेर है। तो इसको आप लोग ये दोनों आर्टिकल जो है ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम लोग मुख्य रूप से कार्य देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है इसके डिटेल में हम लोग एक प्रॉपर एक लेसन बनाएंगे, जिसमें आपको हम पूरा इसके जो फीचर्स होते हैं जो मेंस में आप लिख सकते हैं। अभी मैं एक रेफरेंस में बता दे रहा हूँ जो कि आप तीनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य रूप से काम होता है वो होता है चुनाव की पूरी तरह से प्रक्रिया को संपन्न करना, पूरी तरह से प्रक्रिया को कंप्लीट करना, दिशा निर्देश देना और चुनाव को कंट्रोल करना। दूसरा है चुनाव का कार्यक्रम को तय करना, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है। वोटर लिस्ट तैयार करना और एपिक हो जाता है जो कि मतदाता पहचान पत्र। तो मतदाता पहचान पत्र ये सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही करवाया जाता है। चौथा देखें तो मतगणना करने का भी अधिकार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक दल है जो राज्य का राजनीतिक दल है या केंद्रीय राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का जो मान्यता देता है वो देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही
राजनीतिक दल की मान्यता देता है। चुनाव चिन्ह जो सबको होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC जिसको हम लोग कहते हैं आचार संहिता, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये भी लागू किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके साथ खर्च का सीमा, इलेक्शन में कितना खर्च करना है, जैसे अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, इसमें हमारा 28 लाख, कोई भी एक कैंडिडेट जो है 28 लाख रुपया खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा खर्च करेगा तो उस पार्टी की सदस्यता उसको रद्द की जा सकती है। तो ये भी है कि इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको नज़र रखती है। लेकिन हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, पार्टी का कोई लिमिट नहीं हो कितना पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन एक कैंडिडेट जो है वो बिहार विधानसभा में वो कैंडिडेट जो है 28 लाख से ज़्यादा रुपया वो खर्च नहीं कर सकता है। अभी जो है बहुत सारी चुनौतियां भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने देखा जा रहा है कि जैसे इसमें देखें तो सबसे पहला चीज़ जो है कि इसमें अभी इलेक्शन में क्राइम बढ़ जाता है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से देखें तो ब्लैक मनी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ब्लैक मनी। दूसरा हो गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता का बहुत ज़्यादा उल्लंघन होता है। EVM मशीन में भी लेके बहुत विवाद चलता है कि EVM मशीन जो है वो डिस्प्यूट होता है, इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टी जो अपना विरोध करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है EVM मशीन पर भी सवाल उठने लगता है। तो ये एक इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। दूसरा होता है क्रिमिनलाइजेशन, देखा जा रहा है कि इसमें क्रिमिनल्स जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्रिमिनल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ गया है ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो क्रिमिनलाइजेशन होते जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी का दिख रहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा कमी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो हमेशा इस तरह से रहता है कि ट्रांसपेरेंसी जितना हो सके, पारदर्शिता इसमें लाया जा सके। तो ये सब कुछ चुनौतियां हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा चुनाव का प्रक्रिया जो है लागू करवा दी है, और उम्मीद करते हैं कि सब बिहार विधानसभा का चुनाव भी काफ़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जिसमें किसी भी मतदाता को डराया धमकाया नहीं जाए, और इसका चुनाव जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से निपटाया जाए। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं MCC, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आचार संहिता। आचार संहिता बेसिकली है क्या, ये कोई नियम है क्या, इसका तरीका है, रूल है? तो ये बेसिकली कोई ये रूल या नियम उस तरह से नहीं कर सकते, बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आपस में सहमति से कैंडिडेट्स के लिए एक रूल बनाए हैं, एक नॉर्म्स बनाए हैं, ठीक है। वो सब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सहमति से, और इसको लागू किया जाता है, इसको इन्फोर्स किया जाता है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता जो है, ये क्या इन्फोर्सेबल है, मतलब इसको एकदम लगाना एकदम ज़रूरी है, चाहे इसको एकदम फॉलो करना ज़रूरी है, या फिर इसको कोई हमारा एक्ट है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में कंसेंसस, आपस में सहमति बनाकर एक इन लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो गाइडलाइंस होता है, एक नॉर्म जो है उसको सेटअप करते हैं, ठीक है, और उसको लागू करवाया जाता है। उसको फिर जब सारे जो पॉलिटिकल पार्टी सहमति हो गए थे, तब उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसका काम है इसको इन्फोर्स करना, इसको लागू करना। हम लोग देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उत्पत्ति हुआ कैसे, शुरुआत हुआ कैसे। तो फर्स्ट टाइम इसका शुरुआत जो 1961 में देखा गया था कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में कंसेंसस बनाए थे और बोले थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जिस पर कि सारे पार्टी सहमति थे। ये 1960 की बात है, 1960 की। 1962 में अगर हम लोग बात करें तो 1962 में तीसरा जनरल इलेक्शन था, आम चुनाव था। उसमें इलेक्शन कमीशन जो है ना एक रूल डेवलप किया, इसी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके एक कोड बनाया, जिसमें कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बताया गया कि इसको आप लोग फॉलो कीजिए। 1991 का इलेक्शन जो हुआ था, उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस पर काफ़ी रिजिड हो गया और बोला कि आचार संहिता को काफ़ी स्ट्रिक्टली लागू करना और स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, और इसका मेन मकसद था कि फ्री एंड फेयर और पीसफुल इलेक्शन करवाने के लिए 1991 में फर्स्ट टाइम MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्सेबल किया गया था। 16 अप्रैल 2001 में देखा जाए तो उस समय एक एग्रीमेंट पहुंचा था इसमें इलेक्शन कमीशन और यूनियन गवर्नमेंट को बीच में, जिसमें कि बताया गया था कि यूनियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन आपस में सहमत हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको जो है लागू किया जाए। तो एक तरह से कहा जाए तो
2001 में दोनों में एक तरह से सहमति हुआ था, दोनों अग्रीमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन और जो पॉलिटिकल पार्टी था, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बीच में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये कब से लागू होता है? ये लागू होता है जब इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव के लिए जब डेट अनाउंस कर देती है, शेड्यूल अनाउंस कर देती है, उसके बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता अपने आप लागू हो जाती है। इसमें देखा जाए तो आचार संहिता में सबसे पहला चीज़ है कि कोई भी प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कोई भी चीज़ उद्घाटन नहीं किया जा सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना बहुत अर्जेंट है और वो जो बहुत ज़रूरी है, तो उसको कोई सिविल सर्वेंट, कोई ऑफिसर्स के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ही उसको उद्घाटन करवाया जाएगा, चाहे उसको शुरुआत करवाया जाएगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही पॉलिटिकल पार्टी कहा जाए तो वो अपने पद से हट जाते हैं, फिर से फ्री चुनाव होता है, उसके बाद में फिर से वो पद पे आते हैं। मतलब उनके सारे अधिकार जो है वो लगभग म्यूट कर दिए जाते हैं, उनसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग इसकी बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लीगल स्टेटस क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट ये किसी भी कानून के द्वारा लागू नहीं किया था, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। किसी भी कानून के द्वारा इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इन्फोर्स करता है, लेकिन कोई से भी बाध्यता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इसमें चेंज भी कर सकती है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, फिर है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1952। ठीक है, 1952 जिसमें कि चुनाव के लिए एक क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कानून लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 51। तो इसमें क्या है कि यही 3 को जो रूल है ना, आईपीसी, सीआरपीसी और आरपीए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किसी लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो कि लगता है कि भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन कर रहा है या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके बाद में उस पर क्रिमिनल के अगेंस्ट में जो कानूनी कार्रवाई वो किया जा सकता है। आईपीसी आया था 1860 में, यानी आज़ादी से पहले का है, और कोड ऑफ जो क्रिमिनल यानी कि सीआरपीसी आया था 1973 में, 1973 में, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट तो हम लोग जानते हैं 1951 में आया था। इसका मेन मकसद क्या था कि मेल प्रैक्टिसेस को रोकना, जो भी इसमें अवैध ढंग से, चाहे जो भी गलत ढंग से जो करप्ट प्रैक्टिस होता है, करप्ट एक्टिविटीज़ होती है, उसको हम लोग जो आईपीसी के धारा है उसके द्वारा रोक सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है उसके द्वारा रोक सकते हैं। मतलब कुछ उसमें ये एमसीसी ये लागू इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आईपीसी के दायरे में आ जाते हैं। आईपीसी के जब दायरे में आ जाते हैं तो आईपीसी का उल्लंघन करता है, तब फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होता है। उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के खिलाफ अगर वायलेशन होता है तो वहाँ पे भी इस पर लागू हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है इसमें 123, इसमें सेक्शन जो है 123 का 3A, और इसमें एक सेक्शन है 125, ये सारे सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का। चुनाव का जितना ही प्रक्रिया है ना, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट से ही प्रभावित है। तो अगर चुनाव का प्रक्रिया को अगर सब कुछ समझना तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आप एक बार जरूर पढ़ लें, या आपको लक्ष्मीकांत बुक में आपको अच्छा से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका मेन मकसद होता है कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत न हो, जाति के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे कोई टेंशन नहीं हो। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में लिखा हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। और इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जो प्रोविज़न है उसमें है कि 135 से में मेंशन किया गया है कि इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स को किसी भी हालत में उसको डराना नहीं है। और फिर इसमें और भी दिया गया है कि जहाँ पे पोलिंग होगा, जहाँ पे चुनाव होगा, उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी बाहर का व्यक्ति उसमें नहीं पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर हम देखें तो उसमें क्या अधिकार है एमसीसी पे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे कितना उसका अधिकार है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्वेसी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, क्वेसी जुडिशियल बॉडी मतलब अर्धन्यायिक शक्ति से मिल जाता है। इसके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू इसको किया जा सकता है, लेकिन जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन को रिव्यू नहीं किया जा सकता। इलेक्शन
होने के बाद किया जा सकता है या इलेक्शन होने से पहले किया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन जब चालू हो गया उस समय इलेक्शन ऑफ इंडिया जो है पूरी तरह से फुल पावर में रहती है, उस पर किसी का नियम नहीं चलता है। डिसीजन जो है इलेक्शन ऑफ कमीशन का वो चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया के दौरान नहीं। चुनाव जो संपन्न हो जाता है, चुनाव जो खत्म हो जाता है, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी डिसीजन लिया गया है उसको जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग इसको चैलेंज करते हैं वो हम लोग कर सकते हैं, चाहे फिर जुडिशियल रिव्यू की हम लोग बात कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज अभी चूँकि इलेक्शन चल रहा था इसी वजह से हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एमसीसी की हम लोग बात की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझेंगे, जैसे कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीज़ लागू होता है। जैसे कि उसमें कोई नए प्रोजेक्ट उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ भी प्रोजेक्ट नया शुरू नहीं किया सकता, जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हम लोग चालू रख सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चाहे यह भी देखा जाए तो बीपीएससी भी हो सकता है, बीपीएससी भी जो इलेक्शन से पहले जो निकाल दिया फॉर्म हो सकता है इसके पीछे भी वही मकसद हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एमसीसी का रोल जो है चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।